पिछले जो कि वीडियो के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि सॉल्यूशन का आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, इन सबों के बारे में पढ़ा हम लोगों ने। तो इस क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन क्या है, तो इसको हम लोग देखते हैं। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, सॉल्यूशन का कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किसको कहते हैं, उसका डिफिनेशन लिख लेते हैं, thereafter देखते हैं। द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन which depends upon number of solute particles, number of solute particles, not number of solute particles, but not on the property of, not on the nature of, not on the nature of, not on the nature of कर दो, nature of solute particle, nature of solute particle, solute particle is called colligative property, is called colligative property of, is called colligative property of solution। तो सॉल्यूशन का ऐसा प्रॉपर्टी जो किस पर डिपेंड करे, जो कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पर डिपेंड करे, ना कि उसके नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। इस बात का मतलब, एक जो कॉलिगेटिव जो वर्ड बना हुआ है, जो तुम्हारा दो वर्ड से बना हुआ है, को और लिगेटिव। को मतलब होता है ए वन, को लिगेटिव, कोलिगेटिव। तो को का मतलब होता है टुगेदर, एक साथ। को का मतलब टुगेदर हो गया, लिगेटिव मतलब बॉन्डिंग। तो एक साथ बॉन्ड करके जो मॉलिक्यूल्स के कारण, एक साथ जो मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड पार्टिकल के मॉलिक्यूल्स टुगेदर जो हो गए, एक साथ का बॉन्ड बनने से उसके साथ जो कारण जो प्रॉपर्टी वह शो करेगा सॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो नाम समझ में आ गया होगा कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा। एक साथ बॉन्डेड होने के कारण जो उसके नंबर जो बढ़ जाते हैं, ड्यू टू दैट जो प्रॉपर्टी शो करता है सॉल्यूशन, वो क्या कहलाता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और ये जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग अभी पढ़ेंगे, ये तुमको वेपर प्रेशर के लोअरिंग के ऊपर डिपेंड करेगा। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग तुम्हारा क्या था, ये तुमको पिछले लेक्चर में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बताया था। तो उसको देख लेते हैं, वेपर प्रेशर लोअरिंग। तो ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पे चार है। वो सारे जो प्रॉपर्टी है, वो जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डील करेंगे यहाँ पर, ड्यू टू लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ड्यू टू मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन ए वोलेटाइल सॉल्वेंट। जब हम लोग किसी वोलेटाइल लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को मिक्स करते हैं, तो उसका जो वेपर प्रेशर है वो घट जाता है सॉल्यूशन का। किसके तुलना में, प्योर सॉल्वेंट के तुलना में। तो यह घटना क्या कहलाती है, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसका कि चर्चा हमने पिछले वीडियो में डायरेक्ट जो तुम्हारा है, जो कि राइसोटोल ऐप पर जा करके तुम उसमें वीडियो देख सकते हो। 2.3 में तुमको डील किया होगा, 2.3 में तुम्हारा जो है डील किया हुआ होगा, जिसमें कि वेपर प्रेशर का लोअरिंग ये सब बताया गया है। तो तुम उसमें जाकर के भी उसको डिटेल में देख सकते हो। तो वेपर प्रेशर लोडिंग के बारे में बता रहे थे कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स करते हैं किसमें, किसी सॉल्यूट। तो चलिए क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टी डिफरेंशियल लिख लिया होगा, तो इसको लिख लेते हैं। व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज मिक्स्ड इन pure solvent, in volatile solvent, its vapor pressure lowers,
इस वेपर प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा, लोअर्स, इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इट इज कॉल्ड लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो इसके कारण देयरफॉर इन सबों के लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से ही जुड़ा हुआ सब प्रॉपर्टी होगा। देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देयर आर फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, फोर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग जो इसका डिस्कस अभी करेंगे चार हैं। इसमें पहला हो गया, तुम्हें फर्स्ट लिखते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिसको बारी बारी से हम लोग स्टडी भी करेंगे। नाम लिख देना इसको, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एक हो गया तुम्हें रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरा हो गया तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा हो गया तुम्हें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। और चौथा है तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हो गए। इसका हम लोग बारी बारी से, ये सारे जो प्रॉपर्टी हैं ये किसके कारण तुम्हें ये डिपेंड करते हैं, ये लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब हम लोग सॉल्यूशन में मिक्स करते हैं तो उसके वेपर प्रेशर में लोअर से ही जुड़े हुए, जैसा कि जब सबको डील करेंगे तुमको समझ में आ जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिफिनेशन हो गया तुम्हें, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो जो जितने भी चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग डिपेंड करेंगे जो कि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जुड़ा हुआ है। चारों का नाम फिर से मैं रिपीट कर देता हूं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसका डिफिनेशन लिख सकते हो, इसको मिटा रहे हैं, इसको वीडियो को रोक करके भी लिखोगे, अपना लिख लो। और इसका जो है तुमको नोट्स चाहिए, डिटेल नोट्स, राइट ट्यूटोरियल ऐप पर जाकर के इसका तुमको राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके इसका नोट्स तुम बना सकते हो, इसका नोट्स ले सकते हो, उसमें उस पर डिटेल नोट्स भी मिल जाएगा। उसमें तुम जो बोर्ड एग्जाम के लिए जो चाहते हैं, जो कि जेई मेंस या जेई की तैयारी कर रहे हैं या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को तो इससे भी काम चल जाएगा। उसमें वो चाहेंगे कि ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव क्वेश्चंस वगैरह का डील करना है तो ऐप पर तुम्हें जो मिल जाएंगे, उसके क्वेश्चंस होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आपको उसमें मिल जाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे। तो इस प्रकार से उसमें जाकर के कर सकते हो। उसमें पर्सनल कोचिंग क्लासेस की जरूरत है तो वो हमसे भी मदद ले सकते हो, उसमें भी जहाँ भी दिक्कत होती है न्यूमेरिकल बनाने में या किसी कंसेप्ट को समझने में तुम्हें मदद मिलेगी। और इस प्रकार से क्या कर सकते हो, अपनी पढ़ाई कर सकते हो आगे। तो वहाँ जाकर के तुम अपना राइट ट्यूटोरियल ऐप पर तुम अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। राइट ट्यूटोरियल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करके उस पर तुमको अपना सारा ईमेल, व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर सारा मिल जाएगा। तुम अपने पढ़ाई को आगे जारी कर रखने में तुम्हें मदद मिलेगी। और पर्सनल क्लासेस वगैरह भी उसमें उपलब्ध हैं, डाउट क्लासेस, लाइव क्लासेस। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे कि चार कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का पहला हम लोग डील करते हैं। फर्स्ट हमारा था रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इसको डील करते हैं। तो जब हम लोग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके कारण होता है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के मिक्स करने के कारण। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ, the lowering of vapor pressure of solution, the lowering of vapor pressure of pure solvent, the lowering of vapor pressure of solution is directly proportional to, is directly proportional to mole fraction of solute, mole fraction of non volatile solute, non volatile solute। ये तुम्हें याद होगा कि तुमको ये जो तुम्हारा है इसको हमने डील भी किया था उसमें, आई मीन कि किसमें तुमको जो कि बताए थे, जो पिछला जो कि तुम्हारा लेक्चर जो था उसमें ये प्रूव भी कर दिए थे राउल्ट लॉ के अनुसार। तो यहाँ पर खैर उसको प्रूविंग नहीं करते हैं, तुम उस पिछले वीडियो में जाकर के देख सकते हो। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके प्रोपोर्शनल था, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के प्रोपोर्शनल था अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ। तो इफ P नॉट इज वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, pure solvent
and P is vapor pressure of solution, then P naught minus P is lowering of vapor pressure, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पी नॉट माइनस पी किसके प्रोपोर्शनल होगा? पी नॉट माइनस पी प्रोपोर्शनल टू हो गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ये हो गया बी इज, ये बी क्या है तुम्हारा? बी इज इक्वल टू सॉल्यूट, ये सॉल्यूट हो गया, और एक्स बी हो गया ये मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, एक्स बी इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट हो गया तुम्हें, और ए तुम्हारा किसका नाम है? सॉल्वेंट, ये तुम्हारा है सॉल्वेंट। इन तो ए और बी का ये बाइनरी सॉल्यूशन है, ये इज बाइनरी सॉल्यूशन ऑफ कंटेनिंग ए सॉल्वेंट एंड बी सॉल्यूट, तो ये इज मोल फ्रैक्शन ऑफ, इसके प्रोपोर्शनल होगा लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो पी नॉट माइनस पी, तो ये जो तुम्हारा होगा, ये जो तुम्हारा यहाँ पे प्रोपोर्शनल की कांस्टेंट आएगा, ये पी नॉट हो गया, तो पी नॉट इंटू एक्स बी। पी नॉट क्या है यहाँ पर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, जो कि कांस्टेंट होगा तुम्हारा एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। एन बी क्या होगा तुम्हें? मोल ऑफ सॉल्यूट ए, मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल का हो गया, और एन ए क्या होगा तुम्हें? एन ए हो गया तुमको नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट, और ये तुम्हारा होगा, इसको कहते हैं, इस जो टर्म आ गया पी नॉट माइनस पी, तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है, और पी नॉट के तुलना में हुआ, पी नॉट के अगर वेपर प्रेशर पी नॉट है तो पी नॉट माइनस पी का लोअरिंग होता है, इसको कहेंगे हम लोग रिलेटिव लोअरिंग। ये पूरा टर्म क्या कहलाएगा? ये पूरा टर्म रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया, ये रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसके इज इक्वल टू क्या हो गया? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। तो ये एन बी तुमको हो गया, एन बी हो गया तुमको मोल ऑफ सॉल्यूट बी, अब बाय क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल ए प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूट पार्टिकल बी। एन बी माइनस में इतना हो गया तुमको पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा तुमको, और इस पर तुम जाकर क्या कर सकते हो? ये इसको रिलेटिव लोडिंग किसके बराबर हो गया? एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अगर इट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो एन बी फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एन बी इज वेरी लेस देन एन ए। यू कैन राइट पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट इक्वल्स टू क्या हो गया? इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एन बी बाय एन ए, एन बी बाय एन ए। चूंकि एन बी तुम्हारा हो गया, एन बी बहुत छोटा होता है किससे? एन ए से। एन बी इज वेरी लेस देन एन ए। तो ए तुम्हारा सॉल्यूट, अगर सॉल्यूट पार्टिकल की संख्या क्या होगी? इसकी काफी कम होगी, तो इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं हम लोग। तो इसको ऐसा भी अप्लाई कर सकते हो तुम, एन बी बाय एन ए भी कर सकते हो। और मोल का तो मतलब समझते हो, एन बी का मतलब क्या हो गया? एन बी इक्वल्स टू क्या होगा तुम्हें? मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट जो गिवन होगा बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। और एन ए क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तुमको दोनों हो गया। तो ये तुम्हारा क्या होगा? तुमको ये तुम्हारा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर हो गया तुम्हारा। ये क्या निकल गया तुम्हें? जो कि तुम्हारा कहा गया कि जो वेपर प्रेशर के लोडिंग वो किसके प्रोपोर्शनल होता है? ये रॉल्स लॉ के मुताबिक। ये रॉल्स लॉ से हमने डेरिवेशन भी किया, जो कि मैंने कहा कि इसको तुम प्रूफ भी देख सकते हो पिछले लेक्चर में। तो पी नॉट माइनस पी जो तुम्हारा है, पी नॉट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड पी इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन व्हिच लोअर्स ड्यू टू मिक्सिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। तो दैट इज लोडिंग ऑफ पी नॉट माइनस पी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, जो सॉल्यूट जो कि नॉन वोलेटाइल है, दैट इज यहां पर बी पार्टिकल। बी का मोल फ्रैक्शन हो गया एक्स बी,
और उसके बाद जो है तुमको रिलेटिव लोडिंग ऑफ पी नॉट माइनस पी बाय पी नॉट। आई होप कि इसमें समझने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। और इस पर जाहिर है कि बहुत ही आसान से क्वेश्चंस रहते हैं जो फॉर्मूला पर तुम आराम से बैठा सकते हो। तो इसको मिटा रहे हैं, इसको फॉर्मूला पर, इस पर जो क्वेश्चन भी दिए हुए हैं एनसीईआरटी बुक में भी है, उसको बना सकते हो। इसको मिटा रहा है, इसको आसानी से समझ में आ गया होगा। इसको फॉर्मूला पे एनसीईआरटी बुक से जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उसको एग्जांपल को सॉल्व करो, फिर आगे का वीडियो देखो और उसको बनाओ, उसका फिर उसका आगे कंसेप्ट सीखो और क्वेश्चन वगैरह एग्जांपल बनाते चले जाओ बीच में, मतलब वीडियो रोक करके उसको जो है पहले क्वेश्चन बना लो, फिर तुमको आगे देखो। तुमको कुछ बुक से भी पढ़ने की जरूरत है तो तुम उसमें थोड़ा सा मदद ले लो, तुमको अच्छी तरह समझ में आएगी बात और काफी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो दूसरा तुम्हारा जो था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का सेकंड जो तुम्हारा टॉपिक था, सेकंड तुम्हारा है, तो सेकंड है तुमको एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सेकंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तुम्हारा था। 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डील करेंगे हम लोग इस वीडियो में। तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट ऐसा टेम्परेचर जहां पर कि वेपर प्रेशर तुम्हारा किसी सॉल्वेंट का या किसी सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर? बॉइलिंग पॉइंट वैसा टेम्परेचर है जहां पर कि वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट जो भी तुम्हारा लिक्विड है, इट बिकम्स टू दी एटमॉस्फेरिक, इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वेपर प्रेशर increases, vapor pressure of liquid rises with temperature, टेम्परेचर बढ़ने पर वेपर प्रेशर भी किसी लिक्विड का क्या होता है? बढ़ता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब हम धीरे धीरे वेपर प्रेशर को टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे तो इट बिकम्स इक्वल टू दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। The temperature at which the vapor pressure of liquid, becomes equal to atmospheric pressure, the liquid boil at that temperature, मतलब क्या हुआ? समझ में आ गया होगा कि कोई भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर, जैसे जैसे हम लोग टेम्परेचर राइज करते हैं तो वेपर प्रेशर लिक्विड का बढ़ता है और वो लिक्विड कब वेपराइज होगा, कब मतलब कि अपने गैसेस फेज में चला जाएगा? वह लिक्विड गैसेस फेज में चला जाएगा जब उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जिस पे यहां पे से ये लिक्विड रखा हुआ है तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ऊपर से क्या है? यहां पर लिक्विड है, यहां पर एटमॉस्फेयर है, यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है, तो इसका वेपर प्रेशर, ये तुम्हारा जो वेपर प्रेशर जो कि वेपर फेज में जो कि हमने बताया था लिक्विड का वेपर प्रेशर, अगर ये तुमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए देन इट बॉइल्स, ये तुमको वेपर बनने लगेगा, गैस फेज में जाने लगेगा। ये तुम्हारा क्या हो गया? ये इसको हम लोग कहते हैं बॉइलिंग। इस टेम्परेचर को जिस टेम्परेचर पर ये दोनों इक्वल हो जाएगा दैट इज कॉल्ड बॉइलिंग। तो आई होप कि बॉइलिंग समझ में आ गया होगा। जहां तक कि वाटर के बात है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? जनरली हम लोग इसको देखते हैं 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हम लोग कहते हैं, जनरली जो नॉर्मली जो हम लोग का है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो तुम्हारा है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो कि हमारा एसटीपी पर भी एक इतना प्रेशर होता है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू 1.013 बार या इक्वल टू 1.013 into 10 पावर 5 पास्कल। ये तुम्हारा कहलाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये जो तुमको वाटर जो होता है, वाटर कितना टेम्परेचर पे बॉईल करता है? इस अगर प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो एट 1.013 बार वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस और 273.15 प्लस 100 इक्वल्स टू 373.15 केल्विन। ये एग्जैक्टली इतना पर बॉइल करता है।
तो अगर 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है 373.15 केल्विन होता है एग्जैक्टली। ये तुम्हारा होगा वाटर का, प्योर वाटर का ये हुआ। ये किसका है तुमको, विदाउट एनी मिक्सिंग एनी सॉल्यूट, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है। ये किसका हो गया 373.15 जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर का है ये 373.15। तो अभी तक तो हम लोगों ने इसका, अभी तक हम लोगों ने किसी में क्या कहा, अभी तो हम लोग चर्चा किए हैं कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। तो फिर से इस बात को दोहरा देते हैं। ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए, दैट टेम्परेचर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दैट लिक्विड, और ये लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। वाटर के संदर्भ में ये जो तुम्हारा है 1.013 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हम लोग जो एसटीपी पर जो हम लोग प्रेशर लेते हैं उस पर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना 373.15 केल्विन है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं कि ये मतलब कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हम लोग मिक्स करेंगे और सॉल्यूशन बनाएंगे। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या होता है, वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। When we mix non-volatile solute in the solvent, non-volatile solute lowers the non-volatile solute, non-volatile solute को किस में मिक्स करते हैं, non-volatile solute in water, अगर in solvent, इन प्योर सॉल्वेंट, ये प्योर सॉल्वेंट में क्या मिला दें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो क्या होगा वेपर प्रेशर लोअर्स हो जाएगा, वेपर प्रेशर क्या होगा लोअर्स हो जाएगा। तो वेपर प्रेशर लोअरिंग होने से क्या होगा कि इसको तो ज्यादा वेपर प्रेशर अगर आपका पहले ज्यादा होता था प्योर सॉल्वेंट वाटर का जैसे है और नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने के बाद उसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया तो टेम्परेचर ज्यादा जरूरत पड़ेगी, तभी वो वेपर प्रेशर उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर क्या होगा पुरेगा। तो ये वेपर प्रेशर लोअर्स हो गया तो इसका मतलब इट मीन्स बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट्स। तो क्या मतलब हुआ, फिर से समझिए इस बात को। अगर किसी प्योर सॉल्वेंट में हमने क्या कर दिया, उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, जब हम लोग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा लोअर हो जाएगा। तो इससे क्या मतलब हुआ कि वेपर प्रेशर जब घट जाएगा तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स हमारा बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा एलिवेट हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट हो जाएगा। इफ कितना एलिवेट होगा, इफ T0B equals to boiling point of pure solvent और TB equals to boiling point of प्योर सॉल्वेंट है, ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल लिक्विड। तो सॉल्यूशन होगा तो इसका एलिवेशन कितना हुआ, बढ़ कितना गया तुम्हारा, ये टीबी ज्यादा होगा, डायरेक्ट ज्यादा टेम्परेचर पे हुआ होगा। तो डेल्टा टीबी जो कि है डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होगा, ये टीबी माइनस टी नॉट बी। तो ये तुम्हारा डेल्टा टीबी क्या होगा तुम्हें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये क्या हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया बीपी। डेल्टा टीबी कितना हो गया, जैसे पहले तुम्हारा था जैसे कि वाटर का केस लें, वाटर 373.15 केल्विन पर क्या करता है बॉइल करता है अगर प्योर वाटर है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर। लेकिन इसका मतलब कि वाटर का वेपर प्रेशर क्या हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पड़ जाता है 373.1। लेकिन जब उसमें कुछ कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जैसे कि आप ग्लूकोज डाल दें या चीनी डाल दिए या नमक डाल दें, कुछ भी डाल दीजिएगा, तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा एलिवेट हो जाएगा। मतलब कि उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाएगा। वेपर प्रेशर लोअर उसकी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने के लिए हमें ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। और इसका मतलब कि बॉइलिंग पॉइंट पहले 373.15 है तो वो बढ़कर क्या हो सकता है 374 हो सकता है, 375 हो सकता है। और उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा तुम्हारा उसके एटमॉस्फेरिक को बराबरी करेंगे, उसको ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब बॉइलिंग पॉइंट एलिवेट कर जाएगा, जिसको हम लोग डेल्टा टीबी कहते हैं।
तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जो डेल्टा टीबी होता है किसके प्रोपोर्शनल होता है? डेल्टा टीबी इज, अब इसका डेल्टा टीबी क्या होता है ये तो यहां देख लिया। अब हम लोग आते हैं कि डेल्टा टीबी का को हम लोग मेजर करेंगे, किस पर डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये बात तो क्लियर कट समझ में आ रही होगी अभी तक कि डेल्टा टीबी जो होगा वह किसके प्रोपोर्शनल होगा। जितना अधिक आप नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालते जाएंगे उसका वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा, और वेपर प्रेशर लोअर होता जाएगा तो क्या करते जाएगा, उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट भी एलिवेट होता जाएगा। जितना ज्यादा वेपर प्रेशर घटता जाएगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही अधिक बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का जैसे जैसे हम लोग अमाउंट क्या करते जाएंगे, सॉल्यूशन में बढ़ाते जाएंगे, उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ते जाएगी। तो हम लोग इसको मेजर कर सकते हैं किसी भी कॉन्सेंट्रेशन में। तो यहां जो दिया गया है कि वेपर प्रेशर को पर केजी सॉल्वेंट में मेजर किया गया, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो यहां पर लिख लेते हैं elevation in boiling point, elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution, मोलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो डेल्टा टीबी जिसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम हो गया। एम भी तो जाहिर मास से जुड़ा हुआ सारा है, मोलिटी को एम कहते हैं, एम मोलिटी को डिपेंड करता है। तो डेल्टा टीबी जो हो गया तुम्हारा दैट्स इक्वल्स टू केबी इनटू एम। तो केबी जो कहलाता है तुमको एलिवेशन, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। केबी को हम लोग क्या कहते हैं, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो तुम्हें इसको इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी कुछ बुक्स में लिखा होता है, जो मैंने नाम सिर्फ बोल दिया, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट। इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, इबिलियोस्कोपिक कांस्टेंट, ऐसा भी तुमको लिखा हुआ किसी बुक में मिल सकता है। तो डेल्टा टीबी का ये दो, मैंने केबी का दोनों नाम हो गया। मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर मतलब मोलैलिटी से जुड़ा हुआ है, जो कि पर केजी सॉल्वेंट में कितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व है, पर केजी सॉल्वेंट में जितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व होता है। मैं लिख देता हूं, मोलैलिटी इक्वल टू क्या होता है, एम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट या वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मोल को क्या ले सकते हैं, मोल को तो हम लोग ले सकते हैं मास, मतलब कि जो कि मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट मोल को वेट ऑफ सॉल्यूट, ये सब तो तुम समझ भी रहे होगा। वेट को केजी में कन्वर्ट करवाने भूलना है इसमें, मोलिटी निकालने के लिए। और डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इनटू एम। तो केबी का तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ ही रहता है, वाटर का जैसे होता है तुम्हारा केबी 0.052, वाटर का 0. तो ये तुम्हारा वैल्यू दिया हुआ है जो कि तुम्हारा सामान्य जो यूनिट में। तो केबी का जैसे वैल्यू तुम्हारा कुछ बुक्स में ये भी केबी को अगर निकालना हो किसी का, तो ये तुम्हारा जो कि एनसीईआरटी बुक में ये फार्मूला नहीं दिया हुआ है, मैं इसे लिख देता हूं, बाय 1000 इंटू एलवी ऐसा कहते हैं। तो ये जो तुम्हारा है ये एनसीईआरटी बुक से में नहीं है, मैं लिख देता हूं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन है ये, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, जिसका वैल्यू होता है तुमको 540 कैलोरी पर ग्राम या 2.26 × 10⁶ जूल पर केजी। और यहां पर जाएगा आर, तो तुम्हारा गैस कांस्टेंट है, आर क्या है तुम्हारा गैस कांस्टेंट, टीबी क्या है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इन केल्विन, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन। और क्या होगा तुम्हारा टीबी क्या होगा तुम्हारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन केल्विन में लिखना है। आर क्या है तुम्हारा गैस कांस्टेंट। तो गैस कांस्टेंट का वैल्यू कितना होता है आर का 0.082 होता है तुमको लीटर एटमॉस्फेरिक पर मोल पर केल्विन, या तुमको 8.3 जूल पर मोल पर केल्विन, तो आर का वैल्यू। तो ये तुम्हारा रख सकते हो, ये तुम्हारा ये मतलब कि एनसीईआरटी बुक से बाहर है, अगर तुम याद करना चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो एनसीईआरटी बुक में ये बेसिकली नहीं दिया हुआ है। तो तुम्हारा केबी का डायरेक्ट वैल्यू दिया हुआ रहता है अक्सर क्वेश्चन में, तो उसके आधार पर तुम सॉल्व कर सकते हो। तो ये तुम्हारा हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। जब किसी भी वेपर लिक्विड का वेपर प्रेशर उसके टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वेपर प्रेशर बढ़ता है। तो ऐसा टेम्परेचर जिस पर कि उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, उस टेम्परेचर पर वो क्या करता है लिक्विड बॉइल करता है। जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट किसी टेम्परेचर किसी लिक्विड में किसी प्योर सॉल्वेंट में डालते हैं तो उसका वेपर प्रेशर लोअर हो जाता है। तो उसके एटमॉस्फेरिक प्रेशर को इक्वल पुराने के लिए वेपर प्रेशर को हमें अधिक
टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। इट मीन्स कि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, एलिवेट कर जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट का जो एलिवेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलिबिलिटी ऑफ द सॉल्यूट होता है। डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। डेल्टा टीबी क्या है, डेल्टा टीबी हो गया तुमको सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट। तो यही तुम्हारा समरी है तुम्हारा। तो ये समझ में आ गया होगा आई होप। सेकंड क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, इन सब पर आसान से क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी बुक में, तुम आसान से एक क्वेश्चन बना करके वहां पर देख सकते हो। एग्जांपल जो मैंने बताया वहीं पर थ्योरी में दिया हुआ है, उसको आसानी से बना लो और वहां पर तुम आसानी से बना सकते हो और आराम से फॉर्मूला बनाओ, तुम्हें कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा, हाँ समझ गए, और उसके बाद आगे बढ़ो। फिर से इसको वीडियो को रोक करके वहां पर क्वेश्चन दिए हुए एनसीईआरटी बुक में उस पर सॉल्व करो। और एग्जाम्पल अभी देंगे यहां पर, तो कोई मेरे बनाने से कोई फायदा नहीं है, मैं तुम खुद से बनाओ। मोल निकालना है उसमें, ये सब बिल्कुल सामान्य मोलिटी निकाल लोगे, वहां पर बनाओगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, तो समय भी बचेगा यहां पर वीडियो का। तो तुम कर सकते हो इसको। और जो दिक्कत हो तो अगर बनाने में कहीं किसी स्टूडेंट से नहीं बन रहा है, जिसको दिक्कत होती है, तो वो हमसे जो है राइस ट्यूटोरियल ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करके हमसे संपर्क कर सकता है और उसे उसके जो भी क्वेश्चन न्यूमेरिकल बनाने में जो है जो भी जरूरत है उसकी मदद की जाएगी। तो हमसे संपर्क कर सकता है। और आई होप कि तुम इसको वीडियो को रोक करके उसको पहले सॉल्व कर लो। एनसीईआरटी बुक का जो क्वेश्चन है उसमें आई होप कि बन जाएगा तुम्हें, और दिक्कत है तो तुम उसमें से संपर्क कर सकते हो। तो तुम्हारा तीसरा तुम्हारा है, अब तीसरा क्वालिटी पर भी चालू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये क्या है तुम्हारा? फ्रीजिंग पॉइंट तो जाहिर है कि जिस टेम्परेचर पर लिक्विड और सॉलिड क्या जाता है, इक्विलिब्रियम में आ जाता है। द वेपर प्रेशर जब लिक्विड स्टेट का और सॉलिड स्टेट का जब इक्वल हो जाता है, एट दैट टेम्परेचर ए लिक्विड फ्रीजेज। तो लिख देते हैं द टेम्परेचर एट विच the vapor pressure of liquid becomes equal to vapor pressure of solid is called freezing point, is called freezing point of the liquid, freezing point of the liquid। तो जहां पर कि वेपर प्रेशर सॉलिड का जाहिर जैसे गैस का जो गैस फेज का वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, तो लिक्विड का उससे कम, सॉलिड का उससे भी कम होगा सॉलिड फेज का। तो सॉलिड फेज का जब वेपर प्रेशर कम होता है और लिक्विड जितना जिस टेम्परेचर पर उसकी इक्वल, जैसे टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका वैल्यू क्या होता जाएगा, घटते जाएगा वेपर प्रेशर। और जैसे कि तुम्हारा एक ऐसा टेम्परेचर जहां पर उसकी सॉलिड की वो बराबरी कर लेगा और दैट इज वहां पर फ्रीज कर जाएगा। बॉयल करने में यही था कि जब वो वेपर फेज के बराबर पुराता था तो उसी स्थिति में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर पुरेंगे तो ज्यादा टेम्परेचर जरूरत पड़ती थी, तो वहां टेम्परेचर राइज करना पड़ता है। यहाँ पे टेम्परेचर धीरे धीरे क्या करना पड़ेगा, बिलो जाना पड़ेगा, जहां पे फ्रीज हो जाएगा। तो टेम्परेचर को जहां घटाते जाएंगे वेपर प्रेशर घटता जाएगा और जिस टेम्परेचर पर लिक्विड का वेपर प्रेशर सॉलिड के वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाएगा वो फ्रीज कर जाएगा। तो अब बात रही कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से क्या होगा इसमें। तो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीजेस द non-volatile solute decreases the freezing point, solvent। ये क्या करता है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब मिक्स करते हैं किसी में तो ये फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देता है, ये डिक्रीज कर देता है, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देगा। फ्रीजिंग पॉइंट को क्या कर देगा, जैसे कि फ्रीजिंग पॉइंट वेपर प्रेशर को क्या करेगा, लोअर करेगा। वेपर प्रेशर लोअर करेगा तो वो जल्दी ही क्या हो जाएगा, मतलब कि बहुत और लोअर टेम्परेचर पर ही उसकी बराबरी करेगा। ज्यादा टेम्परेचर और मतलब जब सॉल्यूशन आपका सॉलिड के साथ क्या हो जाएगा, सॉलिड के पास उसका है पहले जितना टेम्परेचर पे करता होगा उससे और कम टेम्परेचर पर ही उसकी बराबरी कर, चुकी वेपर प्रेशर तो उसका लोअर हो चुका है तो और आसानी से सॉलिड की क्या करेगा, बराबरी कर लेगा। तो उसके वेपर प्रेशर, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, डिप्रेस हो जाएगा। लोअर सॉलिड के बराबरी करनी है, सॉलिड का वेपर प्रेशर कम है
तो उसका टेम्परेचर भी क्या लगेगा, कम लगेगा। इसका मतलब वेपर प्रेशर कम हो गया लिक्विड का, तो वो आसानी से मतलब कम टेम्परेचर पर ही किसकी के इक्वल हो जाएगा, उसका वेपर प्रेशर सॉलिड के बराबर हो जाएगा। इट मींस कि फ्रीजिंग पॉइंट उसका डिक्रीज कर जाएगा। तो फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डिक्रीज कर जाएगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो जाएगा तुम्हारा, तो ये अगर तुमको तो टी नॉट हो गया तुमको फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, जैसा कि पिछले बार की तरह ही है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ क्या होगा तुमको, प्योर सॉल्वेंट, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट टी नॉट हो गया। और टी एफ कह सकते, एफ फॉर फ्रीजिंग दे दो, टी एफ हो गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कह सकते हो, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। इसमें कौन ज्यादा होगा, जाहिर है कि जब हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो वो लोअर टेम्परेचर पर ही क्या करता है, सॉलिड के वेपर प्रेशर के बराबर कर लेगा। और चूंकि इसका वेपर प्रेशर लोअर हो चुका है, और जब हम लोग क्या करेंगे, जबकि नहीं डालेंगे तो ज्यादा होगा, तो ऑफकोर्स ज्यादा कौन है आपके बार, ये ज्यादा है, और पिछला में ये ज्यादा था बॉइलिंग पॉइंट में टीबी। तो डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, दैट्स इक्वल टू क्या कहते तुम्हें, ज्यादा है अब की बार टी नॉट एफ है, टी नॉट एफ क्या है, ज्यादा है, माइनस टी एफ। ये क्या है तुमको, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये है तुमको डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या हो गया तुमको, ये इसका वैल्यू हो गया। ये किसके प्रोपोर्शनल होगा, डेल्टा टी एफ जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ जैसा कि पिछला में बताए थे, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम। ये क्या है, मोलेलिटी के भी, जिसको भी मोलेलिटी में ही आप कैलकुलेट करेंगे। मोलेलिटी इक्वल टू क्या होगा, मास, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो डेल्टा टी एफ इक्वल टू क्या होगा, के एफ इंटू एम। तो के एफ का वैल्यू क्या होगा, के एफ को क्या कहेंगे, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट इसको कह सकते हैं, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और इसको जो है जाहिर है इसका वैल्यू के बी का वैल्यू भी तुम्हें क्या है क्वेश्चन में गिवन है, जैसे के एफ का वैल्यू तुमको आर टी एफ स्क्वायर बाय 1000 इंटू एल एफ, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लेटेंट हीट ऑफ ये क्या होगा, फ्यूजन। तो इसको क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, इसको दूसरा नाम है मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी कहते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी इसको कहते हैं, कुछ बुक्स में लिखा हुआ रहता है। और ये तुम्हारा ये एनसीईआरटी बुक में ये फॉर्मूला नहीं दिया हुआ। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट इन केल्विन, ये लेटेंट हीट ऑफ जो सॉल्वेंट है उसका होना चाहिए। और आर है गैस कांस्टेंट जो कि SI में काम करती है 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, इसका वैल्यू, इसको नहीं भी याद रख सकते हो तो तुम्हारा क्या हो गया, यहां तक फिर से इसको रिपीट करते हैं। तुम्हारा क्या हो गया कि बॉइलिंग पॉइंट जैसे कि क्या था, एलिवेट कर जाता था, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो है तुमको डाउन हो गया, तो वेपर प्रेशर तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बराबर करने के लिए तो ज्यादा टेम्परेचर की जरूरत थी। लेकिन यहां पर क्या है कि वेपर प्रेशर, जो लिक्विड का वेपर प्रेशर को कम करते जाए, टेम्परेचर को लोअर करते हैं, जब सॉलिड के वेपर प्रेशर बराबर हो जाए तो क्या हो जाएगा, वो फ्रीज कर जाएगा। तो ये नॉर्मल फ्रीजिंग हुआ और किसी सॉल्वेंट का। लेकिन जब उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिए तो पहले के तुलना में उसका वेपर प्रेशर लोअर हो गया, तो और भी लोअर टेम्परेचर पर वो क्या कर सकता है, जो सॉलिड के जो वेपर प्रेशर उसको इक्वल हो सकता है, और इस प्रकार उसका फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, लोअर हो जाता है। तो ये जो लोअर हो गया मतलब डिप्रेशन हो गया फ्रीजिंग पॉइंट में। तो जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो दोनों का डिफरेंस है, जो कि पहले प्योर का होगा और माइनस जो कि सॉल्यूशन का हो गया, दोनों को घटा देंगे तो दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये किसके प्रोपोर्शनल होता है, मोलैलिटी के। और मोलैलिटी के प्रोपोर्शनल डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ को मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट कह सकते हैं या क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट कहते हैं। तो के एफ का वैल्यू दिया हुआ रहेगा तुम्हें, मोलैलिटी का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोल का निकाल, मोल को मास ऑफ सॉल्यूट बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट। इस प्रकार से तुम निकाल करके उसमें वैल्यू को डायरेक्ट कैलकुलेशन, तुम इसको इस पर भी जो क्वेश्चन दिए हुए हैं बुक में, तुम इसको आसानी से बना सकते हो। तो एक और तुम्हारा जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बच गया है उसको भी डील कर ही देते हैं इसमें। और ऐसा तो कुछ वीडियो बड़ा हो रहा होगा बट कर दे रहे हैं इसी में, और तुम्हारा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इसी में समाप्त हो जाएगा। तुम वीडियो को अपना सुविधानुसार रोक के भी देख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक बार में अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर से रिपीट करके देखोगे। तो अगला है तुम्हें फोर्थ जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, जिसका नाम है तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर या ऑस्मोसिस या ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोसिस एक प्रोसेस है जिसका नाम है ऑस्मोसिस। क्या है
ऑस्मोसिस हो गया एक तुमको, जो कि हमारा स्किन वगैरह है, जो कि या तुमको किसी भी जो तुम्हारा फ्रूट है उसका जो कि ऊपर का पार्ट है, जो कि सबसे ऊपर का पार्ट है जो स्किन टाइप का है, कोई प्लांट है, तो उन सबों का जो होता है वह एक विशेष प्रकार का मेम्ब्रेन होता है जिसमें कि कुछ पार्टिकल्स बाहर अंदर बाहर जा सकते हैं और कुछ पार्टिकल्स नहीं जा सकते। जो छोटे आकार के होते हैं, जो स्मॉल साइज के होंगे, वो इधर उधर पार कर सकते हैं, और जो कि नहीं, दूसरा हो गया जो कि नहीं पार कर पाएंगे। कुछ तो जो होंगे दैट इज कॉल्ड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और कुछ तो मतलब कि नेचुरल हैं, जैसे स्किन है तुम्हारा, या किसी प्लांट का जो किसी फ्रूट का ऊपर का जो पार्ट है दैट इज, वो सब नेचुरल क्या है, सब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या हो गया कि कुछ जो मॉलिक्यूल्स हैं उससे वाटर के मॉलिक्यूल्स इधर उधर पार कर सकते हैं, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल जो कि बड़े आकार के होंगे, लार्ज साइज के होंगे, वो पार नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के मेम्ब्रेन को हम लोग क्या कहते हैं, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन क्या हो गया, ऐसा मेम्ब्रेन जिससे कि जिसमें कि जैसे तुम्हारा स्किन है तुम्हारा, वो भी एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन टाइप का चीज है। तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो हुआ तुमका, जबकि उससे उससे क्या कर दें, किसी दो चीज को सेपरेट कर दें। तो व्हेन सॉल्यूशन containing non-volatile solute is separated by semi-permeable membrane, separated by semi-permeable membrane, semi-permeable membrane, separated by semi-permeable membrane to the pure solvent, the pure solvent, the passage of solvent molecule, the passage of solvent molecules through SPM, semi-permeable membrane, is called osmosis। इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। ऐसा प्रोसेस जिसमें कि क्या हो, जब दो एक तरफ, जैसे कि इसको एक फिगर से अगर हम थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें तुम्हें ज़्यादा आसानी से तुरंत समझ में आ जाएगी। इधर की तरफ क्या है तुमको, ये तुम्हारा SPM है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसको दे दो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। और यहां पर तुम अगर दे दो, ये एक तरफ सॉल्यूशन हो जाए, एक तरफ सॉल्वेंट हो जाएगा। ये प्योर सॉल्वेंट, ये सॉल्यूशन कर दो इधर, सॉल्यूशन, ये प्योर सॉल्वेंट, तो ये सॉल्यूशन और ये हो गया तुम्हें प्योर सॉल्वेंट एक तरफ। तो जबकि इन दोनों को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से हम लोग सेपरेट करेंगे, जबकि किसको किसको, एक तरफ है सॉल्वेंट और एक तरफ सॉल्यूशन, तो सॉल्वेंट के पार्टिकल एक तरफ से दूसरी तरफ जाएंगे। तो जो सॉल्वेंट के पार्टिकल्स होते हैं वो तुमको, जो कि तुमको क्या है, सॉल्वेंट जिधर है, ये सॉल्यूशन इधर है, जिधर सॉल्यूशन तुम्हारा होगा, तो सॉल्यूशन के इधर से सॉल्वेंट के पार्टिकल तुम्हें क्या चले जाएंगे, इधर से इधर की ओर जाएंगे। ये सॉल्वेंट से, प्योर सॉल्वेंट से किधर की ओर जाते हैं, सॉल्यूशन के साइड, जिससे कि इधर की तरफ क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ऐसा क्यों होता है, सॉल्वेंट के पार्टिकल SPM से इधर क्यों मूव कर रहे हैं, तो देखो ये मूव करते हैं बिकॉज कि ये तुमको वेपर प्रेशर पे जुड़ा हुआ, ये भी तो किसका वेपर प्रेशर ज्यादा था, ऑफ कोर्स तुम लोग को पता ही होगा कि वेपर प्रेशर किसका, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होता है और सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होता है। तो प्योर सॉल्वेंट का अगर वेपर प्रेशर ज्यादा है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा, तो जाहिर है कि वेपर प्रेशर, कोई भी चीज लिक्विड की तरफ फ्लो करता है, लार्ज प्रेशर टू हाई प्रेशर टू लो प्रेशर। तो इसके कारण क्या होगा, फ्लो होने लगा, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस।
ये ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ड्यू टू हाई प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, the solvent particle passes from solvent side to solution side, या तुमको जहां तक सॉल्यूशन साइड, इट इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। यही प्रोसेस क्या है, ये ऑस्मोसिस है। ये प्रोसेस क्या है, ऑस्मोसिस है। ये वेपर प्रेशर के कारण हो रहा है। वेपर प्रेशर जिधर ज्यादा होगा उधर से किधर जाएगा, वेपर प्रेशर इधर कम होगा, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर फ्लो करेगा, और यह प्रोसेस क्या कहलाता है, ऑस्मोसिस कहलाता है। तो अब तुम्हारा है ये ऑस्मोसिस समझ में आ गया होगा, और ये किसके कारण। और दूसरा यहां पर जो तुमको है, जिसका मैंने प्योर सॉल्वेंट कहा, अगर तुमको लोअर कंसंट्रेशन का भी सॉल्यूट लोगे, लोअर कंसंट्रेशन एक तरफ हो, एक तरफ हायर कंसंट्रेशन, तो जाहिर है कि लोअर की तरफ का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपेरिजन टू हायर कंसंट्रेशन वाला, तो लोअर से किधर की ओर जाएगा, हायर जाएगा। तो अगर प्योर सॉल्वेंट नहीं भी हो, तो एक तरफ लो कंसंट्रेशन और एक तरफ हाई कंसंट्रेशन हो, तब भी क्या होगा, लो कंसंट्रेशन से किधर की ओर जाएगा, लो कंसंट्रेशन सॉल्यूट जिधर होगा उधर का वेपर प्रेशर ज्यादा होगा इन कंपैरिजन टू हाई कंसंट्रेशन। तो लो वेपर प्रेशर से किधर की ओर जाएगा, हाई वेपर प्रेशर की ओर जाएगा। लिक्विड मॉलिक्यूल क्या करेंगे, पास करेंगे सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, और इस तरह से क्या होगा, उनको ये जो प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस होता है। ये जैसे ऑस्मोसिस के कुछ एग्जांपल्स हैं तुम्हें, जैसे कि तुमको ऑस्मोसिस के एग्जांपल्स जैसे हैं तुमको, जबकि हम लोग अचार बनाते हैं, पिकल्स हम लोग जब बनाते हैं, जैसे आम वगैरह, तो आम को क्या करता है, आम जो है तुमको, जो कच्चा आम हम लोग लाए पेड़ से, ये मैंगो हो गया, कच्चा आम है, इसको क्या कर दिया जाता है, इससे पानी निकाला, तभी तो अचार बनेगा। अचार बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमको उसमें से जो पानी का जो अंश है उसको निकालना है। तो उसके लिए क्या एक टेक्निक हो सकता है, ये मैंगो हो गया तुम्हें, ये मैंगो है तुम्हारा, लिख भी दिए थे, रॉ मैंगो मतलब कच्चा आम है ये। तो कच्चा आम में क्या करेंगे, इसको जबकि हम लोग ये सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर इसमें डाल देते हैं, सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर में डाल दिए, तो क्या होगा, अब सोचने की बात है। इसमें जो कि होंगे, ये जो तुम्हारा ये तो बन गया एक, ये इसका जो ऊपर का परत है वो क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। आम का जो कच्चा आम है ऊपर का परत है, उससे क्या होगा, वाटर के मॉलिक्यूल क्या हो सकते हैं, पास ऑन हो सकते हैं। तो क्या होगा, इधर जब हमने नमक डाला हुआ पानी है, तो नमक से क्या होगा, नमक है तो इसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम हो गया। तो अंदर का जो पानी है ये तुमको धीरे धीरे क्या होगा, बाहर आने लगेगा। ये अंदर का पानी क्या हो जाएगा, बाहर आएगा, ये जो पानी है। तो उससे क्या होगा, इससे ये तुमको कुछ सिकुड़ जाएगा, ये जो आम है क्या हो जाएगा, कुछ सिकुड़ जाएगा, और इससे पानी क्या हो जाएगा, अंदर का निकल जाएगा। और अंदर का पानी निकल जाएगा जब कुछ देर रखने के बाद, ये जो है मतलब छोटा हो जाएगा इसका साइज, और अंदर का पानी निकल जाएगा। तो तुम जब अचार बनाते हो तो उसमें पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर वो बैक्टीरिया वगैरह क्या कर देगा, उसको नष्ट कर देगा, और उसको जो है मतलब क्या कर देगा। इसलिए पानी को उससे बाहर निकालने के लिए ये किया जाता है प्रोसेस। ये भी किसका एक एग्जाम्पल हो गया, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। यहां भी ऑस्मोसिस के कारण हम लोगों ने क्या किया, इसको मतलब कि इससे पानी निकाला। दूसरा है तुमको जो कि तुम्हारा कुछ मतलब कि जो पत्ती वगैरह मतलब कि लीव्स है, लीव्स कहें या फ्लावर है तुम्हारे, तो फ्लावर है तो वो जो है तुमको जैसे जैसे समय बीतेगा वह धीरे धीरे क्या होता है, खराब होने का उसका मतलब पूरा मुरझा जाता है। जब उसको फिर फ्रेश वाटर में हम लोग डालते हैं तो ऑस्मोसिस के कारण जो फ्रेश वाटर है उसके अंदर पहुंच जाता है, तो जिसके कारण फ्लावर फिर से क्या होने लगेगा, तुमको अच्छा लगेगा दिखने में। तो उसके लिए क्या कहते हैं, उसको फ्रेश वाटर डालते रहता है उस पर, जिससे कि उसका जो है तुमको जो ताजापन है, जो फ्रेशनेस है वो बरकरार रहेगा उसका। तो ये भी ऑस्मोसिस के कारण उसमें पानी जा रहा है। तो ऑस्मोसिस के कारण क्या होता है, तुम्हें ये पानी मतलब डालने से फ्रेश वाटर डाल दिए तो उसमें क्या होगा, ऑस्मोसिस के कारण उसमें पानी चला जाएगा, फ्रेश वाटर उसमें डालना है। तो इस तरह के ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि ऑस्मोसिस, और ये किसके कारण हो रहा है, ये ऑस्मोसिस जो हो रहा है तुमको, ये ऑस्मोसिस एग्जांपल वगैरह समझ में आ गया होगा। ऑस्मोसिस किसके कारण हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ जो तुम्हारा क्या कहते हैं, किसका है ज्यादा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, इज मोर देन दैट ऑफ सॉल्यूशन, और इसके कारण हो रहा है। तो वेपर प्रेशर जो तुम्हारा होता है कि ये जो तुम्हारा है वेपर प्रेशर के लिए, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है द प्रेशर डिफरेंस, इसको ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं, द प्रेशर डिफरेंस, the pressure difference of pure solvent and solution
is called osmotic pressure which is responsible for osmosis। जो ऑस्मोसिस के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। ये ऑस्मोसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, दोनों के बीच का वेपर प्रेशर का डिफरेंस है, इट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। ये क्या कहलाता है, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दिस प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। तो जो प्रेशर की तुमको किसके लिए जिम्मेदार है, तुमको ये वेपर प्रेशर इसका ज्यादा होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर कहलाता है। ये जो प्रेशर डिफरेंस है दैट इज पी नॉट माइनस पी इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर। जाहिर सिंबल का मतलब समझता है, पी नॉट हो गया प्योर सॉल्वेंट का और पी हो गया सॉल्यूशन का। तो ये जो तुम्हारा ऑस्मोटिक प्रेशर को कहते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम लोग पाई से भी डिनोट करते हैं, इसको एक पाई सिंबल देता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर का सिंबल हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो ऑस्मोटिक प्रेशर पी नॉट माइनस पी, ये जो तुमको टेम्परेचर के भी प्रोपोर्शनल होता है और कॉन्सेंट्रेशन के भी होता है। तो पाई इक्वल टू होता है CRT लिखते हैं, CRT, जाहिर टी है टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन, और टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन मतलब टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन इन केल्विन। और सी आर क्या हुआ तुम्हारा, आर इक्वल्स टू गैस कांस्टेंट जिसका वैल्यू था 0.083 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन, इस यूनिट में हो गया, या 8.314 जो कि, और सी क्या है तुम्हारा, सी इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इन मोलरिटी, दैट इज मोल पर लीटर, मोलरिटी मोल पर लीटर, सी हो गया मोल पर लीटर में इसका कंसंट्रेशन हो गया। तो पाई इज इक्वल टू CRT, टेम्परेचर के प्रोपोर्शन होगा, और आर हो गया तुम्हें 0.083 लीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर मोल पर केल्विन, या 8.3 होता है जूल पर मोल पर केल्विन में। तो सी हो गया तुम्हें CRT, टी हो गया टेम्परेचर इन केल्विन, अगर डिग्री सेल्सियस में तो उसमें कितना ऐड करना, 273.15 या रफली 273 ऐड कर दोगे तो केल्विन में आ जाएगा। इस प्रकार से क्या होगा, ये तुमको जैसे जैसे हमारा कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है तो दोनों का प्रेशर डिफरेंस भी क्या होता है, वेपर प्रेशर लोड ज्यादा होता जाता है और प्रेशर डिफरेंस बढ़ता जाता है। इसलिए कॉन्सेंट्रेशन को के प्रोपोर्शनल तो होगा ही, और कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ किसमें रिप्रेजेंट किया गया, यहाँ मोलरिटी के रूप में, और जो कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग मोलरिटी के रूप में रखे थे, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर में मोल फ्रैक्शन के रूप में। तो जहां जैसा सुटेबल यूनिट है उसके अकॉर्डिंगली उसको रखा गया है, यहां पर रखा गया है मोलरिटी के रूप में, दैट इज पाई इक्वल टू CRT। आई होप कि तुमको ऑस्मोटिक प्रेशर को फिर से एक बार रिवाइज कर दें। जब हम लोग किसी सॉल्यूशन को प्योर सॉल्वेंट से सेपरेट करते हैं, सॉल्यूशन और प्योर सॉल्वेंट को हम लोग सेपरेट किए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से, या लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन is separated from higher concentration of solution, in that case the molecule of the solvent molecule passes, किससे पास करता है, the solvent molecule passes through the semi permeable membrane and goes to the side of solution, जहां जिसका वेपर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। हायर वेपर प्रेशर था प्योर सॉल्वेंट का, तो उससे किधर जाएगा, लोअर वेपर प्रेशर जो कि सॉल्वेंट साइड है या लोअर या हायर कॉन्सेंट्रेशन वाला है उधर की ओर जाएगा। तो यह घटना क्या कहलाती है, ऑस्मोसिस कहलाती है। और ऑस्मोसिस के किसके कारण होता है, ऑस्मोसिस कारण होता है दोनों के प्रेशर डिफरेंस के कारण जो क्रिएट होता है, दैट इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, जो कि P नॉट माइनस P, और वो किसके बराबर होता है, दैट इज इक्वल टू CRT। और सी क्या होगा तुम्हारा, मोल पर लीटर में उसका कॉन्सेंट्रेशन है, मोलरिटी निकालने के लिए समझ ही क्वेश्चन बनाया ही होगा। आई होप कि ये सब क्या तुम्हें समझ में आ गया होगा सारा क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। तो जिसको भी, जिस स्टूडेंट को भी समझने में कहीं या न्यूमेरिकल बनाने में दिक्कत हो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक में काफी क्वेश्चंस दिए गए हैं, तुम एनसीईआरटी बना सकते हो, उसके बाद कुछ एग्जांपल प्रॉब्लम बना सकते हो। और तुमको इससे भी ज्यादा चाहिए क्वेश्चंस और भी डिफिकल्टी लेवल के जेई के लिए या एडवांस के लिए, तो राज ट्यूटोरियल ऐप पर आकर के उसमें तुम क्या कर सकते हो, उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं, उसमें तुम प्रैक्टिस कर सकते हो। या नीट वगैरह का जो एग्जाम है वो तो भी उसके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कभी प्रैक्टिस के लिए तुम आ सकते हो राज ट्यूटोरियल ऐप पर। और जेईई मेंस वगैरह का तो है ही क्वेश्चन। तो इस प्रकार से तुम क्या कर सकते हो, एनसीईआरटी बुक से भी तुम मदद ले सकते हो। उसके बाद तुम अगर वहां से दिक्कत हो और जहां पे क्वेश्चन बनाने में जहां दिक्कत हो रही है, तुम हमसे पर्सनल हेल्प के लिए जो राज ट्यूटोरियल ऐप पर जाओ, वहां पर से तुम व्हाट्सएप नंबर या मोबाइल नंबर तुम है जहां से संपर्क करो, और तुमको जहां भी जरूरत है उसमें पर्सनल भी तुम्हें मदद की जाएगी। लाइव क्लासेस भी उसमें
में मिलते हैं, या नोट्स भी चाहे जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड के एग्जाम के लिए, उस नोट्स भी वहाँ पर से लिख सकते हैं, पूरा फ्रेश नोट। और जहाँ तक है जो कि जेई वगैरह के लिए हैं, तो वो तुम्हारा जितना बोर्ड पर लिख दिया गया उसी को कॉपी करो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त कर रहे हैं, और नेक्स्ट वीडियो में तुम्हारा जो है अब वेंट ऑफ फैक्टर जो एब्नॉर्मल वगैरह है शायद तुम्हारा समाप्त हो जाएगा। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो होंगे उसको डील कर दिए जाएंगे। तो आई होप कि तुम लोग बेहतर पढ़ाई कर रहे होगे। तो इसी के साथ इस लेक्चर को समाप्त कर रहे हैं।